तो लीज अकाउंटिंग AS10 का चैप्टर है, ठीक है। AS19 में बोला क्या है, लीज अकाउंटिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है लेसर और लेसी। लेसर होता है जिसका एसेट होता है वो बाय करता है, ठीक है, और वो लेसी को अपना एसेट देता है फॉर यूज़, ठीक है, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें होता है दो टाइप का लीज, एक होता है फाइनेंशियल लीज और एक होता है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज ऐसा होता है, फाइनेंशियल लीज में जो लेसर होता है वो एक ओनर जैसा बिहेव नहीं करता, ठीक है। उसको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो इन्वेस्ट किया है और उसको इंटरेस्ट कमाना है, ठीक है। यहाँ पर लेसी ओनर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। वो एसेट का डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये अच्छा, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में ना यही दिया रहेगा कि इंफॉर्मेशन देके ये बोला रहेगा कि बताओ फाइनेंशियल लीज है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल लीज, हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, हम लोग को निकालना होगा और उसको डिवाइड करना होगा बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। और उसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो अगर वो 90% से ज़्यादा आ रहा है तो वो फाइनेंशियल लीज होगा, ठीक है। अगर वो 90% से कम है तो वो ऑपरेटिंग लीज होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो एसेट यूज़ हो जाता है, उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू मिलता है। इसका दो पार्ट होता है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मिनिमम लीज पेमेंट जो होता है वो लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कितना उसको टोटल रिसीव होगा, कितना उसका कैश इनफ्लो होने वाला है। तो क्या क्या होगा, हम लोग का जो रेंट है, रेंट इंटू 5 साल अगर है तो इंटू 5 प्लस जितना भी रेसिडुअल वैल्यू है, GRV गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, टोटल करेंगे तो 7,50,000। यही अगर हम लोग देखें नेट इन्वेस्टमेंट वो होगा जितना आउटफ्लो हुआ था, जितना कॉस्ट ऑफ द एसेट था वही है कैश आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जब क्रॉस इन्वेस्टमेंट इज डिस्काउंटेड एंड द PV इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको जब हम लोग डिस्काउंट करेंगे ना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इसको लेके आएंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे, तो क्या होगा, मेरा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल आएगा, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम ये भी निकालने बोलता है, तो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है, जो कि 2.5 लाख आएगा। इसमें अगर देखें तो 5 लाख एसेट था, 7,50,000 इसको इनफ्लो हो रहा था, तो 2.5 लाख इसका होगा अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का अमोर्टाइजेशन टेबल क्या होता है ना, जब वो बेचेगा तो लेसर कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, या फिर बैंक या फिर एसेट भी कर सकता है, ठीक है। अगर गुड्स है तो सेल्स लिखेगा। अच्छा, यही अगर उसके आगे लेसी पहले तो सेल्स का एक्रू वाला, फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम जो भी आ रहा है 72,000, और लास्ट में ये कलेक्ट करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इतना है, लीज रेंट नहीं दिया हुआ, ऐसा होगा, लीज रेंट नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, मिनिमम लीज वैल्यू का फॉर्मूला है लीज रेंट इनटू एन्युटी फैक्टर प्लस रेसिडुअल वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए, इसको करेंगे तो आराम से लीज रेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके और भी लीज रेंट निकाला होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को चेक करना होगा, पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे, लीज रेंट नहीं दिया हुआ तो एक्स करेंगे, फिर उसके बाद बोला ही गया था कि जब इम्प्लिसिट रहेगा तो क्या आएगा, वो फेयर वैल्यू के इक्वल होगा, तो फेयर वैल्यू के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट देखेंगे, ये आएगा मेरा
लीज रेंट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर, इसको लेके आएंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे परसेंटेज। यहाँ पर परसेंट चेक किए 92.49 है, मतलब 90% से ज़्यादा। तो ये क्या है, 90% या 90% से ज़्यादा लीज फाइनेंशियल लीज रहेगी। ठीक है, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम अगर हम लोग देखें तो जितना भी रेंट था इंटू 3 प्लस जो भी रेसिडुअल वैल्यू था। ठीक है, करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, यही अगर हम लोग देखें तो लेसी का बुक्स में कैसे होगा, तो लेसी का बुक्स में भी सिंपल है। ठीक है, इसका क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। ठीक है, पहले एसेट का नाम, फिर इंटरेस्ट का एक्रूअल, अच्छा फिर जितना भी आएगा दोनों को प्लस करके तो ये बैंक से पेमेंट कर देगा उसको। ठीक है, रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट और इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा वो वाला पे करेगा। ठीक है, तो जो अमोर्टाइजेशन टेबल में पेमेंट वाला है ये पे करेगा। ठीक है, हर बार यही वाला ये पे करेगा। ठीक है, यही वाला ये पे करेगा। तो ये इसको रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद इसको एक और चीज़, यहाँ तक तो लेसर भी करता था। ठीक है, इसको एक और चीज़ करना होगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन भी इसी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये तो था कि अगर लेसी को पता है दोनों का वैल्यू, ठीक है, पीवी ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अगर उसको पता है, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उससे वो पीवी निकाल लेगा, तो वो इन दोनों का लोअर ले लेगा। लेकिन अगर लेसर सारा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है तब वो कैसे निकालेगा, फेयर वैल्यू अगर नोन है तो 6 लाख, और यहाँ पर ये लेगा इंटरेस्ट रेट की जगह इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, जो कि ये खुद से लाया। ठीक है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 9%, ये उसके हिसाब से एन्युटी फैक्टर में कैलकुलेट करेगा और फिर फेयर वैल्यू और इन लोग का लोअर लेगा। अगर फेयर वैल्यू भी नहीं पता तो ये सिर्फ इसको लेगा। ठीक है, इसी को लेके रिकॉर्ड करेगा और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब तो होते रहेगा, ये सब इजी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में होता है जब 90% से कम रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल लीज में ऑलमोस्ट लाइफ पूरा एसेट का उसी लीज में निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज तब होता है जब एसेट का उम्र काफ़ी ज़्यादा होता है और वो लीज काफ़ी कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तब हम लोग ऑपरेटिंग लीज बोले। ऑपरेटिंग लीज का नियम है, ठीक है ना, कि उसको कुछ भी हो के यूनिफॉर्म रेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रेंट ही देना पड़ेगा तभी वो ऑपरेटिंग लीज है। तो ठीक है, तो पहला मंथ में, पहला ईयर में 140 रेंट दिया, दूसरा वाला में 90 और तीसरा वाला में 70। तो हम लोग को हर साल कौन सा कैलकुलेट करना होगा, इन तीनों का एवरेज। ठीक है, 100 आया। अब ये 100 ही को पूरा अच्छा से रिकॉर्ड करेगा। कितना आया था पहला में 140, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 140 इतना आया था। रेंटल इनकम कितना आया था 100, कितना देना है 100 क्योंकि यूनिफॉर्मली देना है 100। ठीक है, और तीसरा एडवांस जो 40 रुपया पहला वाला में एक्स्ट्रा बिला 100 से, उसको हम लोग क्या करेंगे, एडवांस रेंट रिसीव्ड में डाल देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड में देखें कितना आया था 90 आया था, मतलब ये 100 से 10 रुपया कम है। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90 इतना रिसीव हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मेरे को रेंटल इनकम कितना चाहिए 100, तो 100 ही आएगा और इन लोगों का बैलेंस में बीच में आ जाएगा एडवांस रेंट रिसीव्ड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला बैंक अकाउंट, थर्ड ईयर में बैंक अकाउंट डेबिट 70 आया था, रेंटल इनकम 100 ही रहेगा, और फिर से 30 का जो डिफरेंस है ये वाला से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। हाँ, इसका तब ज़रूरत नहीं है एडवांस रेंट रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, जब सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये उसी को कवर करता है जब रेंट बहुत ही ऊपर नीचे ये लोग देते हैं। अच्छा, तो बस यही था। ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत सारा टॉपिक्स भी है बट हम लोग का बुक में नहीं दिया हुआ है। हम लोग का बुक में सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, एक तो दिया था कि पहला इलस्ट्रेशन में दिया हुआ था कि ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज में पहला 2 साल में कोई रेंट नहीं दिया, पिछला 3 साल में 21
लाख दिया, ठीक है। तो टोटल 63 लाख, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्मली रेट निकाल दिए, 63 लाख डिवाइडेड बाई 5, 12,60,000, 12,60,000 हर साल इसका रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 2, इसमें हम लोग को कॉस्ट ऑफ द एसेट दे दिया था, यूजीआर भी दे दिया था, एआरआर दे दिया था, मतलब लीज रेंट नहीं दिया, लीज रेंट एक्स लेके हम लोग आराम से निकाल दिए, ठीक है, निकाल दिए। फिर उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू चेक किया और देखे कि 90% से 90% हो रहा है पूरा, तो इसीलिए ये इक्वल टू और मोर देन 90 चाहिए था, इसलिए ये क्या है, फाइनेंशियल लीज, ठीक है। और अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम निकालना था, आराम से निकालिए, ग्रॉस माइनस नेट, इसका फॉर्मूला लेके प्लस किए, माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। ये पीछे एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें सेम टू सेम ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूरा कॉपी था, ठीक है। तो ये भी आराम से आ गया, ठीक है, थैंक यू।